नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र जम्मू कश्मीर का। सुरक्षा एजेंसियों ने तेज की ढांगरी आतंकी हमले की जांच, 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के बाहर फिदायीन हमला, अंदर चीन से चल रही थी बैठक, 20 की मौत। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के गृह मंत्री के ऊपर फेंके गए जूते, पंजाब विधानसभा के बाहर हुआ हमला। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन का झूठ बेनकाब, कोरोना से हालत बेकाबू, रिकॉर्ड मौतें, सैटेलाइट तस्वीर है इसका सबूत। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज, पीएम मोदी बोले एमपी अजब है, गजब है और सजग है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा एजेंसियों ने तेज कर दी ढांगरी आतंकी हमले की जांच, 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर किया पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजौरी जिले के ढांगरी में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और सूत्रों के अनुसार पूछताछ में अहम सुराग हाथ लगे हैं। यह भी साफ हो गया है कि ढांगरी में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पहले से राजौरी कस्बे में मौजूद थे। हालांकि हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान 9वें दिन भी जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि 1 जनवरी की शाम को गोलीबारी और 2 जनवरी की सुबह आईईडी धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 14 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों ने कहा कि हमले के बाद प्रशासन ने घुसपैठ के संभावित मार्गों पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों और सीमा ग्रिड वाले विलेज डिफेंस गार्ड को मजबूत किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अफगान विदेश मंत्रालय के बाहर फिदायीन हमला, अंदर चीन से चल रही थी बैठक, 20 की मौत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भीषण बम धमाका होने की खबर है। ये बम विस्फोट अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बम धमाके में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं और ये बम धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान विदेश मंत्रालय के अंदर चीनी अधिकारियों के साथ तालिबान की अहम बैठक चल रही थी। अब तक ये सामने नहीं आया है कि किस आतंकवादी संगठन ने यह हमला किया है। इसके अलावा किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। वहीं आपको बता दें कि एएफपी से बातचीत में एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस धमाके में कितने लोग मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक शख्स ने खुद को उड़ा लिया। ये बम धमाका उस हमले के ठीक 3 दिन बाद हुआ है जब बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के गृह मंत्री के ऊपर फेंके गए जूते, पंजाब विधानसभा के बाहर हुआ हमला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आंतरिक गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के ऊपर मंगलवार को जूते से हमला कर दिया गया और यह हमला तब हुआ जब वो अपनी कार से पंजाब विधानसभा की बैठक से निकल रहे थे। हालांकि कार का शीशा लगने से उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है और अभी ये पता नहीं चला है कि हमला किसने किया। पुलिस जांच में जुट गई है और इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान में किसी नेता पर हमला किया गया हो। इससे पहले कई नेताओं पर जूते और स्याही से हमला किया गया है। साल 2023 के पहले दिन पाकिस्तान के गवर्नर कामरान टेसरी पर एक शख्स ने जूते से हमला कर दिया और यहाँ 11 मार्च 2018 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लाहौर में एक व्यक्ति ने जूते से हमला किया। उस वक्त नवाज शरीफ मदरसे के एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने और भाषण देने जा रहे थे। 2018 में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने खल सियालकोट स्थित घर पर पीएमएन के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उनके बगल में खड़े हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने विदेश मंत्री के चेहरे पर स्याही मल दी। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन का झूठ बेनकाब, कोरोना से हालात बेकाबू, रिकॉर्ड मौतें, सैटेलाइट तस्वीरें हैं इसका सबूत। जी हां दोस्तों, कोरोना से चीन में हालत बेकाबू चल रहा है और ऐसी स्थिति बन गई है जो कोरोना के शुरुआती साल के दौरान भी देखने को नहीं मिली थी। चीन में इस समय रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं और रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। रिकॉर्ड मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन चीन ने रिकॉर्ड को मानने से इनकार कर दिया है। आंकड़े इस कदर छिपाए जा रहे हैं कि असल स्थिति को समझना विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भी चुनौती बन गया है। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। उन तस्वीरों में शमशान घाटों के बाहर लगी लंबी कतारें दिख रही है और रिकॉर्ड मौतों की सच्चाई सामने आ रही है। और अब इस चिंताजनक ट्रेंड के बीच चीन की आंकड़े छिपाने वाली बीमारी को इस तरह से समझा जा सकता
सकता है कि उसकी तरफ से अभी भी दावा हो रहा है कि देश में सिर्फ 5200 लोग कोरोना से मरे हैं। चीन की माने तो जब से देश में कोरोना ही ने अपनी दस्तक दी है, सिर्फ 5200 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन चीन के इन दावों से इतर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जो प्रोजेक्शन जारी किया गया है वो बताने के लिए काफ़ी है कि चीन में हालात बेकाबू हो चुके हैं और ज़मीन पर अफरा तफरी का माहौल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम मोदी बोले कि एमपी गजब है, अजब है और सजग है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कनेक्शन सेंटर में हो रहा है। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत के पास अन्य देशों के मुकाबले आर्थिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता बहुत अधिक है। G20 ग्रुप में इस साल भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। मोदी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी निवेशकों और उद्यमियों का स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि से लेकर शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों में एमपी गजब है, अजब है और सजग है। इन्वेस्टर समिट ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का अमृत काल शुरू हो चुका है और हम सभी विकसित भारत के लिए जुटे हुए हैं। हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो ये हमारा ही नहीं, सभी भारतीयों का भी संकल्प है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा प्लान। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। जी हाँ दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ कड़ी टक्कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन पेश करने के लिए अपनी बोली में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पहुंच शुरू करने की योजना बनाई है और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी एक जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता जनता से मिलेंगे और सरकार के प्रदर्शन पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगते हुए केंद्र की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। सूत्रों ने कहा कि भाजपा राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सामने रखेगी। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाने के उद्देश्य से पार्टी बंगाल मॉडल और बूथ स्तर की सभी कमियों को दूर करने के लिए काम कर रही है। सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा मार्च अप्रैल में जनसंपर्क अभियान भी शुरू करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भीम यूपीआई और रुपए कार्ड के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार का तोहफा। कैबिनेट मीटिंग में किए बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आर्थिक मामलों से जुड़े कुछ फैसलों का ऐलान किया गया है और इनसे आम जनता को वित्तीय ट्रांजैक्शन और डिजिटल लेन देन में आसानी होगी और इसको इंसेंटिव मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन या इंसेंटिव का ऐलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के उपयोग पर लोगों को इंसेंटिव मिलेंगे और ये इंसेंटिव P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट बेसिस पर दिए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हज यात्रा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। खत्म कर दिया VIP कोटा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को हज यात्रियों के लिए VIP कोटे को खत्म कर दिया है और ऐसे में अब VIP यात्रियों को अब आम हज यात्रियों की तरह यात्रा करनी होगी। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को VIP कोटा आवंटित था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012 में ये VIP कोटा लागू किया गया था, जिसके लिए 500 सीटें तय की गई थी और इनमें 100 सीटें राष्ट्रपति, 75 उपराष्ट्रपति, 75 प्रधानमंत्री, 75 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित की गई थी। इनमें से राष्ट्रपति के कोटे की 100 सीटों को छोड़कर अन्य सभी 400 VIP सीटों को रद्द कर दिया गया है और ऐसे में ये सीटें भी आम लोगों को आवंटित की जा सकेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी सरकार का बड़ा फैसला। वेब सीरीज बनाने के लिए मेकर्स को मिलेगी 1 करोड़ की सब्सिडी। बिल बकाया होने पर नहीं कटेगा किसानों का कनेक्शन। सीएम योगी का बयान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के लिए लगातार नए कदम उठाने की खबरें आ रही हैं, जिससे राज्य का विकास हो और रोजगार के अवसर बढ़ें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी का सिनेमा के क्षेत्र में विकास करने के लिए बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार अब वेब सीरीज बनाने वाले मेकर्स को 1 करोड़ की सब्सिडी देगी। आपको बता दें कि OTT के क्षेत्र में यूपी का विकास करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। OTT प्लेटफॉर्म पर बढ़ते बिजनेस और प्रदर्शन को देखते हुए योगी सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखनऊ में 76,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर मुहर। कुल 80 MOU। दुनिया में छाएगा यूपी
यूपी ब्रांड। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश लाने के लिए बुधवार को लखनऊ में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें शामिल हुए विभिन्न राज्यों के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में 76,867 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा और इस दौरान 80 MOU साइन किए। और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल ने कहा कि उद्यमियों का यूपी में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। मेक इन यूपी ब्रांड पूरी दुनिया में छाएगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है। अफगानिस्तान में जो उसके हुक्मरानों ने दशकों किया अब वही उसके सामने आ रहा है। तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े करने की खुली धमकी दे रहा है और तालिबानियों ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान पर लगातार पलटवार कर रहा है तालिबान। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता में चीन। बिलावल भुट्टो से चीनी विदेश मंत्री ने की बातचीत। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और चीन के नए विदेश मंत्री क्विन गैंग ने पाकिस्तान में यहां पर अपने समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदरी को फोन पर ऐसी चिंता जाहिर की। उन्होंने भुट्टो से मांग की है कि उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। क्वीन ने हाल ही में वांग यी के स्थान पर चीन के विदेश मंत्री के तौर पर पद संभाला है और चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार उन्होंने 9 जनवरी को भुट्टो से बात की है। अब तक चले आए दोनों देशों के अच्छे संबंधों और भविष्य में उनके और बेहतर होने की संभावनाओं पर चर्चा के अतिरिक्त क्वीन ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी नव वर्ष आने ही वाला है और इसको देखते हुए वो पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंक को जड़ से कुचल देंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच अमित शाह की दहाड़। जी हाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। आतंकी वारदात आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है और इसके बाद आतंक को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने को लेकर अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं के साथ बैठक की और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के कानून का पालन करने वाले हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आतंक को जड़ से कुचल देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोग शांति से रहें। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक में अमित शाह ने राजौरी और पूंछ में आतंकी घटनाओं को लेकर भी चर्चा हुई और गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह के निशाने पर अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर दे सकते हैं बड़े हमले को अंजाम। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है और इस हमले की जानकारी शीर्ष खुफिया सूत्रों ने मंगलवार को दी है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख इस हमले की योजना बना रहा है और उनकी नेपाल से गोला बारूद और आत्मघाती हमलावर ले जाने की योजना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि 2024 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले आतंकी समूह का प्रमुख उद्देश्य देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश होगा। बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से पूरी तरह विफल साबित हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रस्तावों की दी मंजूरी। 4276 करोड़ से सेना नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे हथियार। जी हाँ दोस्तों चीन से उग्र हुए तनाव के बीच सेना और सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए मंजूरी दी है और रक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई और इस दौरान भारतीय सेना के 2 और भारतीय नौसेना के लिए 1 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इन तीनों पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की कीमत 4276 करोड़ रुपए है और इस राशि से दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए स्वदेशी हेलिना एंटी टैंक मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कड़ाके की ठंड से कपकपा रहा है उत्तर भारत। ज़्यादातर हिस्सों में शीतलहर व कोहरे की स्थिति। जी हाँ दोस्तों पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड कपकपा
करवा रहा है और इस भीषण ठंड में लोगों का घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। हड्डी कपाने वाली इस ठंड से हर कोई परेशान है। साल बदल गया लेकिन ठंड का प्रकोप और भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्से मंगलवार को कड़ाके की ठंड की चपेट में रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर पारा नीचे ही लुढ़कता जा रहा है, जो जमा देने वाली ठंड का कारण बन गया है। इसके अलावा सुबह के शुरुआती घंटों में घने कोहरे ने सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया। राजधानी दिल्ली में पारा कुछ डिग्री चढ़ गया, जिससे दिल्ली वासियों को ठंड से कुछ राहत मिली है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार रात तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो पिछले रात के 0.9 डिग्री अधिक रहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 0 से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग में तापमान 0 से 3.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी के भव्य रोड शो की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को दिल्ली में रोड शो करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को नई दिल्ली में होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 16 या 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रोड शो करने की योजना बना रही है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक एनडीएमसी सेंटर में होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन ही पीएम मोदी रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो 1 किलोमीटर लंबा हो सकता है और ये बैठक स्थल तक जाएगा। रोड शो के काफ़ी भव्य होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए विभिन्न राज्यों के कलाकारों का सांस्कृतिक प्रदर्शन होने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों के किनारे खड़े रहेंगे और गुजरात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी की ये पहली बड़ी बैठक है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के दौरान पार्टी आने वाले महीनों में सामने आने वाले संगठन से जुड़े मुद्दों और एजेंडों पर ध्यान केंद्रित करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जापान का वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास, दुश्मन चीन पर नजर। जी हाँ दोस्तों, चीन की तरफ से लगातार उभरते खतरे को देखते हुए भारत और जापान की वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 होने जा रहा है और इसका मकसद दोनों देशों के दुश्मन चीन को संकेत देना है। कई सूत्रों ने यहां पर यह जानकारी दी है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जापान के हयाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस पर होगा। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक इस अभ्यास का उद्देश्य चीन को साफ तौर पर यह संदेश देना है कि जापान इस क्षेत्र में भारत को वायु सहायता दे सकता है, जबकि अगर जरूरत पड़ी तो भारत भी हिंद प्रशांत में जापान को पूरी ताकत के साथ आसमान में सहायता कर सकता है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस युद्धाभ्यास में 4 सुखोई 30 MKI और 2 C-17 विमान, जबकि जापान की तरफ से 4 F-2 और 4 F-15 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने बताया कि चीन से उभरते खतरे के बीच ये महत्वपूर्ण है कि वायुसेना समेत सभी तरह से जापान और भारत एक साथ आएं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों देशों की वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी। इसका मकसद दोनों के दुश्मन चीन को सख्त संदेश देना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खबरदार, 75 देशों में गरज रहे भारत के फाइटर जेट और हथियार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार इतिहास रचता जा रहा है। कुछ वर्षों पहले तक फाइटर जेट और सैन्य उपकरणों व हथियारों के लिए विदेश पर निर्भर भारत अब दूसरे देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। नई दिल्ली में एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत अब मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ा चुका है और उन्होंने कहा कि हमने भारत में एक मजबूत रक्षा विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र बनाया है, जिसमें प्रचुर मात्रा में तकनीकी जनशक्ति का लाभ है और इसने हाल के वर्षों में भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभारा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है और अब भारत 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। आपको बता दें कि मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट पर तो अमेरिका तक का दिल आ चुका है और अमेरिका के साथ ही अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और इंडोनेशिया व फिलीपींस जैसे देशों ने भारत का तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए संपर्क साधा है। वहीं दोस्तों, ये फाइटर जेट सभी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में खाने पीने के पड़े लाले, 2 जून की रोटी के लिए भी मारा मारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही है। सिर्फ आटा ही इतना महंगा हो गया है कि
गरीब आदमी खरीद तक नहीं पा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार की ओर से कोई बड़ी मदद भी गरीबों को नहीं गई है और पाकिस्तान की खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार तेजी देखी जा रही है। खासतौर पर साल 2022 में आई बाढ़ के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति की हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई है। अगस्त साल 2022 में पाकिस्तान की खाद्य मुद्रास्फीति की दर 30% को पार कर गई है, जो दिसंबर आते आते रिकॉर्ड 38% पर थी। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो सितंबर 2022 पर 30% थी, जो अगले महीने अक्टूबर में रिकॉर्ड 35% चली गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोरोना महामारी चीन में हालत बेहद खराब। हेनान प्रांत के 90% लोग हो गए इस बीमारी से संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना महामारी से हालत बेहद खराब है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की जनसंख्या के मामले में तीसरे सबसे बड़े प्रांत हेनान में 90% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सेंट्रल हेनान प्रांत के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कमीशन कान क्वानचेंग ने बताया कि 6 जनवरी 2023 तक उनके राज्य की 90% जनता कोरोना की चपेट में आ चुकी है और चीन के हेनान प्रांत की जनसंख्या करीब 99 मिलियन है। और ऐसे में आंकड़ों की बात करें तो 99 मिलियन में से 88 मिलियन लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और कान क्वानचेंग ने बताया कि दिसंबर के मध्य में अस्पताल जाने वाले लोगों की संख्या चरम पर थी, लेकिन उसके बाद से इसमें थोड़ी कमी आई है। हालत इस कदर खराब होने के बावजूद चीन कोरोना के आंकड़े दुनिया से छुपाने में जुटा है। दरअसल चीन ने डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिए हैं कि वो मरीजों की मौत का प्राथमिक कारण कोरोना को रिपोर्ट न करे और कथित तौर पर चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में G20 से पाकिस्तान में मचा हाहाकार। लंका से भी बुरा है पाकिस्तान का हाल। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। इंडोनेशिया के बाली में G20 की मेजबानी भारत को सौंपी गई थी और बात अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो वो इस वक्त दाने दाने के लिए मोहताज है और भारत की मिली G20 की मेजबानी से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है और इसके बाद पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। रुक